मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। फिर मैं एक बहुत अच्छे घर में काम करने लगी। उस घर की मालकिन का नाम सुनीता था। वह बहुत अच्छी औरत थी। उनका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थे जो पुराने तरीके से बने होते थे। मैं वहाँ काम करती थी। उनका एक बेटा भी था। वह आते जाते मुझ पर नजर रखता था। आज तक उसने मुझसे न तो कोई बात की थी, न ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी नजरों से मैं परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मुझसे कहा कि वह मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। मेरे लिए यह बात बहुत हैरान करने वाली थी। मैं तो उनके घर की एक साधारण सी नौकरानी थी और अब मैं उनके घर की मालकिन बनने जा रही थी। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। फिर उनकी बेटे से मेरी शादी हो गई। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह मुझे देखा करता था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर मेरी सास, जो पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन चुकी थी, ने मुझे एक ऐसा काम शुरू करवाया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह मुझे रात को 12 बजे अपने कमरे में बुलाती थी। मेरे पति की हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी होती थी। जैसे ही सुरेश काम पर जाते, मेरी सास तुरंत मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी। दरअसल वह मुझे एक अंधेरी कोठरी बनवाने का काम करवा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रही है और इस बारे में सुरेश को क्यों नहीं बताया गया। लेकिन मैं क्या करती? मैं उनका काम करती रही। काम इतना मेहनत वाला था कि मुझे जल्दी ही थकान होने लगती थी। जब मैं पूरी तरह थक जाती तो मेरी सास मेरे लिए शरबत बनाकर लाती। वह कहती कि इसे पी लो, तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। मैं वह शरबत पीती तो तुरंत मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती। जब मेरी आंख खुलती तो मेरी सास मेरे पास होती। वह मुझे पैसे देकर कहती कि यह रख लो, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि अपने पति सुरेश को भी नहीं। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि शरबत पीने के बाद मुझे नींद क्यों आती है। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब, कहाँ, कैसे सो गई। एक दिन मैंने शरबत पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। फिर जो कुछ वहां हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद वहां 5 लोगों को बुलाया था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी। वह चाहती थी कि मैं भी यही काम करूं, लेकिन मेरे पिताजी माँ से कहते थे कि इतनी प्यारी लड़की को अगर किसी के घर काम करने भेजेंगे तो हर वक्त दिल परेशान रहेगा। माँ कहती थी कि मैं भी तो बहुत खूबसूरत थी, मैं भी तो किसी की बेटी थी। तुमने गरीबी में मुझे यह काम करवाया, अब अपनी बेटी बड़ी हुई तो तुम्हारा दिल दुख रहा है। जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए तो माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम लोगों के घरों में काम शुरू कर दो। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं रहती थी। वह औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। होली दिवाली पर मुझे तोहफे देती थी, मेरे कपड़े भी सिलवा देती थी, साथ ही मुझे खाना भी देती थी। जब भी उनके घर कोई आता तो मुझे देखकर पूछता कि क्या यह तुम्हारी कोई रिश्तेदार है। मेरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाजा नहीं लगा पाता था कि मैं उनके घर की एक साधारण सी नौकरानी हूं। उनका एक बेटा था जिसका नाम सुरेश था। वह शक्ल सूरत से अच्छा था, बहुत हैंडसम था, काम भी ठीक ठाक करता था, लेकिन वह मुझे अक्सर देखता रहता था। उसने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, न ही कोई बात की, न ही कभी कोई गलत इशारा किया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही रहती थीं। मैंने उसके कमरे में जाना भी छोड़ दिया था। मैं खाना बना देती और मालकिन से कहती कि आप खुद ही इन्हें खाना दे दें। मैं उससे दूर दूर रहने लगी। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी की वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा। वह काफी समय से बीमार भी थीं। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। ऐसे घर आजकल दिखते ही नहीं हैं। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थे। हालांकि यह घर अब भी बहुत अच्छा लगता था। अगली सुबह जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कल तुमसे जो बात कही थी वह सच थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आपकी तबीयत खराब थी, शायद इसलिए आपने ऐसा कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बीमारी में नहीं,
सचमुच में तुमसे अपने बेटे की शादी करवाने की बात कही थी। वह बोली, सोचो, अब इस उम्र में मैं अपने बेटे सुरेश के लिए लड़की कैसे ढूंढूंगी? मैं दौड़ भाग कैसे करूंगी? फिर पता नहीं उस लड़की का स्वभाव कैसा होगा। वह घर का ख्याल रख पाएगी या नहीं। तुम्हें सारे गुण हैं जो एक अच्छी लड़की में होने चाहिए। अब मेरे पास न तो इतनी हिम्मत है न ही ताकत कि मैं तुम्हारी जैसी दूसरी लड़की ढूंढ सकूं। मैं चाहती हूं कि तुम, जो खूबसूरत हो और मेरे घर, मेरे बेटे और मेरा ख्याल रखती हो, इस नौकरी को रिश्तेदारी में बदल दो। तुम्हारे हाथ का खाना सुरेश को बहुत पसंद है। मुझे यह भी पता है कि सुरेश को कोई और लड़की पसंद नहीं है। अगर उसे कोई और पसंद होती तो मैं उससे उसकी शादी करवा देती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे सुरेश की शादी तुमसे ही करवाऊंगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने यह बात घर जाकर अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने कहा कि तूने ही कोई चक्कर चलाया होगा, उसके बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया होगा, जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए खानदान के सारे लड़कों के रिश्ते मेरे लिए आए थे। लेकिन हुस्न के साथ नज़ाकत भी होती है। मेरे अंदर भी थोड़ी नज़ाकत थी। मैंने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया था। अब मैं सोच रही थी कि जब ठुकराए हुए रिश्तेदारों को पता चलेगा कि मैं एक बड़ी हवेली की बहू बन गई हूं, तो उनके दिल पर सांप लौट जाएंगे। अपनी इस अकड़ में आकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी शादी वहां कर दो। मेरी शादी हो गई। मेरे पति की नाइट ड्यूटी शुरू हो गई थी। वह एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। मैं अपनी मालकिन की बहुत इज्जत करती थी। अब जब उन्होंने मुझे इस घर की बहू का दर्जा दे दिया था तो यह मेरे लिए किसी एहसान से कम नहीं था। मैं उनके पैरों की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लेती थी। उनकी हर बात मानती थी। दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती थी। अपने पति से ज्यादा मैं उनकी खाने पीने की चीजों का ध्यान रखती थी। अपने पति को खाना बाद में देती। पहले उनसे जाकर पूछती कि आपने खाना खाया या नहीं। वह भी मेरे साथ बहुत खुश थीं। वह कहती थीं कि मेरा फैसला बिल्कुल गलत नहीं है। मैं भी उन्हें यह एहसास नहीं करवाना चाहती थी कि किसी गरीब की बेटी को घर लाकर उन्होंने गलती की। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं एक अच्छी इंसान हूं। मैं दिन रात उनकी सेवा करती थी। एक दिन रात के 12 बजे का वक्त था। मेरा पति ड्यूटी पर गया हुआ था। मैं अपने कमरे में थी। तभी मेरी सास ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में गई। वहां उन्होंने एक दीवार से अलमारी हटाई। मैंने देखा कि घर बहुत मजबूत और पक्का था, लेकिन वह दीवार कुछ कच्ची थी। इसके नीचे कुछ खुदाई हुई थी। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें यहां दीवार खोदकर जमीन के अंदर एक कोठरी बनानी होगी। दरअसल वह इस काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थीं। खुद वह यह काम नहीं कर सकती थीं, इसीलिए यह काम मुझे करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई। जमीन खोदकर अंडरग्राउंड कोठरी बनाना आसान काम तो नहीं था। जब उन्होंने मुझे परेशान देखा तो कहा कि कोई जल्दी नहीं है, तुम यह काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज थोड़ा थोड़ा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने अपनी सास से कोई सवाल नहीं किया। मुझे नहीं लगता था कि वह मेरे किसी सवाल का जवाब देंगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनसे बहस कर सकूं। मैंने हमेशा की तरह उनका हुक्म मान लिया। फावड़ा, कुदाल, हथौड़ी सब वहां पहले से रखा था। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं यही काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था। मैं पसीने से भीग जाती थी। अभी मैं काम में लगी ही थी कि मेरी सास बाहर से आईं। मुझे पता ही नहीं कि वह कहाँ से आईं। उनके हाथ में शरबत का एक गिलास था। ठंडा ठंडा शरबत देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरी सास ने कहा कि आज के लिए इतना काम काफी है, ये लो शरबत पी लो। मैंने वह शरबत पिया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस कमरे में एक तरफ लेटी हुई थी। सुबह उठकर मैंने सास से कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। वह बोली कि कोई बात नहीं, मेहनत का काम करोगी तो नींद तो आएगी ही। वैसे भी आज के लिए इतना काम काफी है। उनकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि घर का काम करने। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। घर के काम के लिए मैंने एक लड़की रख ली है। वह आज सुबह 10 बजे आएगी।
तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरी सास ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे। मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं हूं तो आप मुझे यह पैसे किस लिए दे रही हैं? वह बोली, बेटा, ये पैसे मैं अपनी उस बेटी को दे रही हूं जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन मेरी बच्ची, यह बात किसी को मत बताना, यहां तक कि अपने पति सुरेश को भी नहीं। मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी। वह चाहती तो मुझे सारा घर का काम करवाती, लेकिन मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकरानी रख ली। मैं खुद एक नौकरानी थी। आज कोई और मेरे लिए काम करने वाला था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? मैंने उनसे कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए माँ, और यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरी सास ने वह पैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि इससे अपने लिए जो तुम्हारा दिल चाहे वह खरीद लेना। कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें। अपनी माँ को भी शॉपिंग करवा देना, वह भी खुश हो जाएगी। मेरी सास कितनी अच्छी इंसान थी। मेरे दिल में उनकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पैसे लेकर मैं कमरे में गई। पैसे गिने तो 20,000 से ज्यादा थे। इतनी तो मेरी तनख्वाह भी कभी नहीं थी। इसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरा पति दोपहर में आता था। मैंने उसे यह बात नहीं बताई, लेकिन उसने देख लिया कि मैं बहुत थकी थकी सी लग रही हूं। मैंने कहा कि बस ऐसे ही, मैं तो आराम करके थक गई हूं। माँ ने मेरे लिए घर में नौकरानी रखी है। समय इस घर में कैसे बीतेगा? मेरे पति ने कहा कि इस घर में जल्दी ही छोटे मेहमान आएंगे, फिर तुम्हारा वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन मुझे सास की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मुझे कोठरी बनानी है। यह बनाना कोई आसान काम नहीं था। 2-3 हफ्ते का काम भी नहीं था। इसमें तो बहुत समय लग रहा था। मेरा पति चाहता था कि मैं मां बन जाऊं, तो फिर मैं काम कैसे कर सकती थी? इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई। मैं अपनी सास के सामने गई और यह बात उन्हें बता दी। इस पर वह बोली कि तुम इस तरह बिल्कुल मत होने देना। मैं तुम्हें एक अच्छी डॉक्टर का नंबर देती हूँ। डॉक्टर तुम्हें सही सलाह दे देगी। मैंने उस डॉक्टर से बात की। उसके बाद मेरी सास यही चाहती थी कि मैं अभी बच्चा पैदा न करूं जब तक कोठरी का काम पूरा न हो जाए। मेरे लिए भी अभी यह काम बहुत जरूरी था, क्योंकि यह मुझे मेरी सास ने दिया था। फिर अगले दिन मैं अपनी माँ के घर गई। उनके लिए पैसों से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गई। वह बोली कि अब तुम सचमुच बड़े खानदान की बहू लग रही हो। मैंने उन्हें नहीं बताया कि यह पैसे मेरी मेहनत के हैं पाते हैं। फिलहाल मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैं यह काम कर रही थी। रोज मैं यह काम करती थी। जब मेरी सास मुझे बुलाती तो मैं सचमुच बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। मेरी आंखें खुलतीं तो मेरी सास बहुत खुश होती थीं। वह मुझे पैसे देती थीं। उनके पास रोज अपने लिए भी पैसे होते थे। वह पैसे किसी अलमारी से या अपने पास से निकालकर मुझे नहीं देती थीं, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे। उसमें से थोड़े पैसे वह मुझे दे देती थीं और बाकी अपने पर्स में डालकर रख लेती थीं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शुरुआत में मुझे यह सब काम करने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी थोड़ी आदत पड़ गई थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ बैठी थी। अचानक मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा पति मुझे झकझोर कर उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं जमीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था। वह मेरी शक्ल देखने लगा और बोला कि तुम मेरे साथ बैठी हुई नाश्ता कर रही थी। अचानक से तुम बेहोश हो गई। मैं तो डॉक्टर को बुलाने ही वाला था कि इतने में तुम्हें होश आ गया। मुझे बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है? तुम दिन भर क्या करती रहती हो? इतनी कमजोर होती जा रही हो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है। मेरी सास ने कहा था कि इस बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताना, इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं बताया। लेकिन अब मैं इस काम से तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके घर पर नौकरानी थी। उन्होंने मुझे घर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू थी। यह काम किसी और से भी तो करवा सकती थी। इससे तो अच्छा था कि वह मुझे सारे घर का काम करवाती। काम करने की आदत थी, लेकिन इस तरह तो वाकई मेरी सेहत बहुत खराब हो रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे थे। मेरी सास की हरकतें मुझे शक में डाल रही थीं। वह मेरे लिए शरबत क्यों लेकर आती थी? मुझे शरबत पीकर ऐसी नींद क्यों आ जाती थी जैसे मैं बेहोश हो गई हूं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता था? मुझे अपने कमरे में जाना भी याद नहीं होता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिरकर सो जाती थी। सुबह वापस अपने कमरे में होती थी। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था,
लेकिन मुझे फिर भी यह जानना था कि वह मुझे अपने ही घर में कोठरी क्यों बनवा रही थी। मैं अकेली लड़की पूरी कोठरी कैसे बना सकती थी जिसमें कोई बैठ सके? यह घर बहुत पुराना था। इस तरह यहाँ खुदाई करके कोठरी बनाना कोई अच्छी बात नहीं थी। इस घर की दीवारें पुरानी हो गई थीं, कभी भी गिर सकती थीं। मेरी सास को यह सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी मना कर दिया था। मेरा पति बच्चे के सपने देख रहा था। वह मुझसे कहता था कि बच्चा पैदा करना है ताकि इस घर में एक छोटा सा नन्हा मेहमान आए, हमारी जिंदगी शुरू हो जाए। जब तक मेरा कोठरी बनाने वाला काम खत्म नहीं हो जाता, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। पता नहीं यह कब खत्म होना था। मैंने सुना था कि पुराने जमाने में जब लोग इस तरह का काम करते थे तो उन्हें कई साल लग जाते थे। अगर वाकई ऐसी बात थी तो क्या रोज मुझे इतनी मशक्कत करनी थी? मैं इतनी बुरी तरह पसीने से तर होकर थक जाती थी। मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। जब मैं गिरने लगती थी तब मेरी सास कहती थी कि अब तुम आराम से बैठ जाओ और शरबत पी लो। हमेशा मुझे ही पिलाती थीं, कभी खुद नहीं पीती थीं। हालांकि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी कि वह शरबत न पी सकें। फिर भी मैं उनकी इन बातों को नज़रअंदाज करती रहती थी। मैं सोचती थी कि चलो, काम है तो खत्म कर ही देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी जिंदगी संवार दी है। अगर बदले में मैं उनके लिए एक बड़ा काम कर दूं तो कभी जिंदगी में मैं यह कहने के काबिल तो हो जाऊंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। एक दिन मैं अपनी माँ के घर मिलने गई थी। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। मेरी माँ का कहना था कि खुशखबरी है। मैंने माँ से कहा कि कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने तो डॉक्टर से पूछकर वह सब कुछ कर रखा था जिससे मैं माँ न बन सकूं। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और अगर मेरे साथ हो गया था तो फिर मुझे यह काम नहीं करना था। क्या यह बच्चा मेरे पति का ही था? अगर यह बच्चा मेरे पति का नहीं था तो फिर किसका हो सकता था? मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अब तो इस घर में तुम्हारा रुतबा और मजबूत हो जाएगा। तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे न जाने क्या हो गया हो? मैंने माँ से कहा कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा घबरा रही हूं। इस पर माँ बोली कि कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, पहली बार की बात है, दूसरे बच्चे में आदत हो जाएगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पति को क्या बताऊं और घर में अपनी सास से क्या बात करूं। इसके बाद मैं अपनी माँ के घर से अपने घर वापस आ गई। मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट रखी थी। मेरे पति ने वह रिपोर्ट देखी। वह आज की ही थी। वह मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? मैंने उनसे कहा कि आज की ही तो बात है, कौन सा महीने भर पुरानी है। वह बहुत खुश थे। उन्होंने न मुझे देखा न कुछ और सोचा, सीधे अपनी माँ को यह बात बता दी। मेरी सास मुझे हैरान होकर देखने लगी। फिर मौका मिलते ही मुझसे बोली कि मैंने मना किया था ना, तो फिर यह सब कैसे हुआ? मैंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर ने जो जो कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो गया। वह बहुत परेशान हो गईं। मुझे लगा कि आज की रात वह मुझे काम करने के लिए नहीं बुलाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह दिन बच्चे के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। लेकिन मैं हैरान थी। मेरी सास ने मुझे फिर भी बुला लिया। मैंने उनसे कहा कि क्या मुझे यह काम नहीं करना चाहिए? मैं इतनी मेहनत का काम करूंगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। सास बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से काम करो। उनके मुंह से यह सुनकर मैं हैरान थी। मेरी सास को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उस दिन भी उन्होंने मुझसे काम करवाया। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरी सास मुझे यह सब क्यों करवा रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक कोठरी इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें छुप सके। मुझे इतना काम नहीं हो पाता था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन मैंने काम किया और दिमाग में एक योजना बना ली। शरबत पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां से मैं खड़ी हुई साफ नजर आ रही थी। मैंने कैमरा ऑन कर दिया। शरबत पीते ही सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा रोज होता था। मैंने अपना फोन चुपके से वहां से उठा लिया, उन्हें पता नहीं चलने दिया।
फिर मैं उनके कमरे से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। पति तो वैसे भी घर पर नहीं था। फ़ोन की वीडियो चलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ थी, यह तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि जैसे ही मैंने शरबत का गिलास पिया, मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी सास ने मुझे ऐसे घसीटा और साइड में किया जैसे मैं इंसान नहीं, कोई बोरी हूँ। फिर वहाँ एक आदमी आया। उसने मेरी सास के साथ कोई बात की। मैं उस हालत में सोफे पर बेसुध पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए और कोठरी की तरफ देखा। वह आदमी वहां से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह कौन था। मैं उसे जानती भी नहीं थी, इसीलिए मैंने यह बात अपने पति को बता दी। मेरा पति यह सुनकर बहुत हैरान हो गया। मैंने उसे वह वीडियो भी दिखाया। वह उस आदमी को पहचानता था। उसने कहा कि यह तो मेरा बड़ा भाई है, जिसे मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी में घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमारे ही घर में चोरी भी की थी। इसलिए पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया था। मेरे पति ने कहा कि मैं बात समझ गया हूँ। उसने अपने भाई से भी बात की। सारा मामला सामने आ गया। मामला यह था कि मेरी सास के नाम पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। वह प्रॉपर्टी उनके जीते जी उनकी थी। उनके बाद उनके बड़े बेटे की हो जाती थी। इसीलिए मेरी सास अपने कमरे में कोठरी बनवाकर हमेशा के लिए वहां रहना चाहती थी। वह दुनिया वालों की नज़रों में यह साबित करना चाहती थी कि वह इस दुनिया में नहीं है। इस काम के लिए मेरे सास को भड़काने वाला मेरा जेठ ही था। वही उन्हें पैसे भी लाकर दे रहा था ताकि मेरा मुंह बंद कर सके। मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा जेठ मेरे पति से अपना हिस्सा मांग रहा था। जब उसे हिस्सा नहीं मिला तो उसने मेरी सास को भड़काया और मुझे इस काम में लगा दिया। मेरी गर्भ में जो बच्चा था वह मेरे पति का ही था। बस किसी तरह कुदरत की तरफ से उसका इस दुनिया में आना लिखा था, इसलिए वह आ गया था। मेरे पति ने मेरी सास से बात की और कहा कि आपने मेरी मासूम बीवी को इस्तेमाल किया। आपने मेरी शादी भी इसीलिए करवाई ताकि आप इससे काम करवा सकें। अगर आप किसी और से यह काम करवाती तो आपको भी डर रहता और लोग भी बातें करते। आपने इसे इस्तेमाल किया, वो भी तब जब इसकी हालत ऐसी थी। मेरे पति ने कहा कि जो भी करना है करें, चाहे तो इस दुनिया के लिए मर जाएं और घर के लिए भी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरे पति ने घर और कारोबार दोनों का हिस्सा कर दिया और खुद अलग हो गए। मैंने अपनी सास से खुलकर बात भी नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं कि मुझे किस बात की सजा दी, मुझे क्यों इस तरह इस्तेमाल किया। बाद में पता चला कि मेरी सास के नाम जो प्रॉपर्टी थी वह करोड़ों की थी। शायद इसीलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे पसंद करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।